नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित रीतिबद्ध काव्य धारा के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको साथ साथ जो है आपकी रिवीजन भी होती चली जाए। आपको पता ही है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। जिस भी परीक्षा में जो है हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई भी अन्य कोई परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में को जो है घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1, रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित। तो किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, रीतिकाल के अंतर्गत केशवदास जी की रचना जो कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो देख लेते हैं केशवदास जी की रचनाओं से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। केशवदास जी को रीति काव्य के जो है प्रथम आचार्य कहा है, प्रथम आचार्य माना गया है केशवदास जी को रीति काव्य का। लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो चिंतामणि जी को रीति काव्य परंपरा का प्रथम आचार्य माना गया है। अगर सर्वमान्य तौर पर पूछ लिया जाए तो केशवदास जी को रीति काव्य परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। अगर शुक्ल के अनुसार पूछ लिया जाए तो आपको चिंतामणि को लगाना है, केशवदास जी को नहीं। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। और इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन कौन से? रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इनके ग्रंथों को आपको याद कर सकते हो, क्योंकि पूछा जा सकता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार केशवदास का जो है निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। तो आपको इनकी सभी रचनाओं को याद कर लेना है, क्योंकि सभी की सभी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट रही है। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला एक प्रकार से रीति ग्रंथ है। ये जो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला किस प्रकार के ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है, जिनमें कर्मशनो, रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंध वर्णन किया गया है। तो राम कथा का आत्मक वर्णन इनकी किस रचना में मिलता है? रामचंद्रिका में। जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं की परस्तिपरक है, यानी कि ये आश्रयदाताओं के जो है किसी दरबार में रह करके, किसी के राजाओं के आश्रय में रह के लिखी जाने वाली रचनाएं हैं। उनकी वीरताओं का वर्णन इन रचनाओं में किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा इन रचनाओं में देखने को मिलती है, जैसे रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका। ये तीनों की तीनों रचनाएं इनकी आश्रयदाताओं परस्तिपरक रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान गीता में किस प्रकार के विज्ञान जो पूछा जा सकता है, केशवदास जी की कौन सी रचना में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है? वो है विज्ञान गीता। तथा नखशिख में परंपरा उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। और रसिक प्रिया एवं जो है कवि प्रिया में 16 प्रकाश है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। जबकि इनकी जो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख है, ये इनके मुक्तक काव्य है। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जो है केशवदास जी की कौन सी रचना मुक्तक काव्य से संबंधित है या प्रबंधात्मक काव्य नहीं है। तो इस प्रकार से इन मुक्तक काव्यों को आपको ध्यान रखना है। ये तीन इनके मुक्तक काव्य माने जाते हैं और ये जो है प्रबंध काव्य हैं। तो इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्नों के तथ्यों को ध्यान से समझते हुए बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया का रचनाकार है केशवदास जी, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे। कवि प्रिया एक मुक्तक काव्य है।
रामचंद्रिका किस कवि की कीर्ति है? तो रामचंद्रिका जो है केशवदास जी की कीर्ति है। आप सभी को पता। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो रीतिकाल के अंतर्गत रसिक प्रिया को हिंदी की रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना गया है। तो देख लेते हैं और अन्य ऑप्शनों के अनुसार भी हम कौन सा ग्रंथ किस लेखक का है। तो हित तरंगिणी जो है कृपयाराम की, रस पीयूष निधि सोमनाथ की, रस रत्नाकर जो है सुरति मिश्र जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या को हम देखते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे हमारी आएगा। तो देख लेते हैं, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा था विज्ञान गीता केशवदास जी की एक आध्यात्मिक रचना मानी जाती है और विज्ञान गीता के लेखक केशवदास जी हैं। उसके बाद बात करें आगे, विज्ञान गीता की रचना किसने की? फिर वही प्रश्न केशवदास जी की है। उसके बाद विज्ञान गीता की कीर्ति, विज्ञान गीता के मतलब लेखक पूछी हुई है, केशवदास जी की है ये। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार भी केशवदास जी है। अभी हमने पढ़ा था विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये नक्शिक, ये सभी रचनाएं जो है केशवदास जी की है। केशवदास जी से संबंधित एक रचना परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और एक है रचना मुझे ध्यान आ रही है भाई, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जय मयंक जस चंद्रिका, ये रचना है। एक कवि हुए हैं मधुकर कवि की है ये रचना, जय मयंक जस चंद्रिका। और एक मधुकर के साथ ही एक रचना और आती है जय मयंक जस चंद्रिका के से संबंधित, इन्हीं की मिलती जुलती, तो वो है जयप्रकाश जो रचना है वो है भट्ट केदार लेखक हुए हैं। एक जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट जो है मधुकर कवि की, जयप्रकाश रचना है भट्ट केदार की, जहांगीर जस चंद्रिका जो है वो है केशवदास जी की। एक दूसरे से जो ये मिलती जुलती रचनाएं हैं, इनको भी आपको बार बार थोड़ा सा जो है ध्यान कर लेना है, रिवीजन कर लेनी है, ताकि आप जो है कभी भी प्रश्नों में जो है जब आपके सामने आए तो प्रश्न आपके सामने आए तो कन्फ्यूजन में ना हो। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो रामचंद्रिका, कवि प्रिय, विज्ञान गीता और भाषाभूषण जो है केशवदास जी की। ये 3 रचनाएं अभी हमने पढ़ी थी। रामचंद्रिका जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, विज्ञान गीता जिसमें कि आध्यात्मिकता से संबंधित ग्रंथ है, और कवि प्रिया जो कि इनका एक मुक्तक काव्य है। लेकिन भाषाभूषण जो रचना है वो जसवंत सिंह की है, ना कि केशवदास जी की। देख लेते हैं इससे संबंधित भाषाभूषण जो है इन जसवंत का एक ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। भाषाभूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार विषयक। शेष जो रचनाएं है वे केशवदास जी की है। तीनों रचनाएं रामचंद्रिका, कवि प्रिय और विज्ञान गीता, तीनों रचनाएं केशवदास जी की है। भाषाभूषण चंद्रालोक शैली में लिखा गया ग्रंथ है इनका, और इसमें 212 दोहों का ग्रंथ है। यह एक भाषाभूषण जो है चंद्रालोक शैली में लिखा गया 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, भाषा बोल न जानई जिसके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन जो है केशवदास जी का है। बढ़ते हैं आगे तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। प्रश्न संख्या 10 से संबंधित, भाषा बोल न जानई जिसके कुल न दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से ये व्यक्त करते हैं कि जिस उसके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत नहीं करता, उसी लोक भाषा में केशवदास कविता भी रचना करते हैं। ये जो बात कही है इस दोहे के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 11, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? जप्ति सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्त
भूषण बिनु न बिरचाई कविता बनीता मीत। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है कि इसमें अलंकारों का प्रतिपादन किया गया है कि भाई अलंकारों की महत्ता बताई गई है कि भूषण बिनु न बिरचाई कविता बनीता मीत, मतलब बिना अलंकारों के कविता नहीं बनती। इस प्रकार से इस पंक्तियों में बताया गया है जिस प्रकार से जो है एक सुंदर स्त्री को जो सजाने के लिए जो है आभूषणों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से जो है कविता में भी अलंकारों की बहुत ही जो है महत्ता होती है। इस प्रकार से इस पंक्ति के द्वारा बताया गया है। जो ये पंक्ति है ये केशवदास जी की है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बढ़ते हैं आगे, फिर वही प्रश्न आ गया भाई ये पंक्ति किसकी है, तो केशवदास जी की। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भूषण बिनु न बिरचाई कविता बनीता मीत। फिर यही पंक्ति पूछ ली गई, कितने सारे एग्जाम में पूछी गई पंक्ति है भाई पीजीटी परीक्षा 2005 में। तो इसका मतलब ये पंक्ति है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको भी इसको याद रखना है कि जो है ये पंक्ति केशवदास जी की है कि भूषण बिनु न बिरचाई कविता बनीता मीत। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। तो आचार्य भिखारीदास कृत जो प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इनका जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय और दूसरा जो है रस सारांश, ये दोनों ग्रंथ काव्य शास्त्रीय संबंधी रही है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित रचनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इस प्रश्न पर जो है ऑब्जेक्शन भी लगाया होगा बच्चों ने, इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो उनमें थोड़ा ऑब्जेक्शन भी लगा देते हैं बच्चे, क्योंकि कई बार जो है ऑप्शन डालने में एग्जामिनर से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इसी आधार पर हमें तो तथ्यों को याद करना है, ना कि जो है ये देखना है कि इसमें ये प्रश्न किस प्रकार से पूछ लिया गया, क्योंकि वो पहले पूछा जा चुका है। जो करना होगा वो बच्चों ने कर लिया था, लेकिन आगे भविष्य में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें उसका सटीक आंसर का पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं। भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार के आरा के निकट बबुआ नामक स्थान पर हुई। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह इनका जो ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहते थे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। काव्य निर्णय जो इनका जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो भिखारीदास जी द्वारा लिखी गई रचनाएं और अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोपरव पिंगल, और ये अगली रचना है, थोड़ी सी भी दिखाई नहीं दे रहा, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतीका। इनमें से जो है एक ये छंदोरण और पिंगल जो रचना है ये इम्पोर्टेंट है। काव्य निर्णय भी काफ़ी बार पूछा जाता है, रस सारांश भी पूछा जाता है। ये रस सारांश में नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय से में श्रृंगारिक वर्णन है। अतएव जो ये विकल्प 2 और बी और डी सही है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नहीं, प्रश्न दूसरे पेज पर आना पड़ेगा। मैं प्रश्न संख्या 15 पर पहुँचे हैं। तो प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है। रस सारांश भी हमने पढ़ा था, श्रृंगार परक रचना है, काव्य निर्णय भी हमने पढ़ा था अभी। तो ये भी इनका जो है एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। फिर है श्रृंगार निर्णय, फिर है भाषा भूषण हमने ऊपर ही पढ़ा था, जसवंत सिंह जी का ये ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि है। तो रीतिबद्ध इनमें से कौन कवि है। दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पीजीटी हिंदी में पूछा गया 2015 में प्रश्न है। तो रीतिबद्ध कवि कौन है, रीतिबद्ध पूछा हुआ है। तो घनानंद बोधा आलम ठाकुर, ये जो कवि है ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। इसमें घनानंद भी कट जाएगा,
ठाकुर भी कट जाएगा। रीतिबद्ध कवियों में शामिल है, ये है भिखारी दास, गोविंद स्वामी भी नहीं है भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार। अभी हमने पढ़ा था भिखारी दास जो है शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना निम्नलिखित में से काव्य निर्णय इनका जो है काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो रीतिबद्ध के धारा के जो कवि रहे हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथों को आधार मान करके रचनाएं की है। जैसे कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत जितने भी जो काव्य लिखने में जो लक्षण प्रस्तुत किए गए, जैसे कि रस, रीति, छंद, अलंकार, इनका प्रयोग किया गया, उन्हीं के आधार पर जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद बात करें आगे। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें असत्य पूछा हुआ है, गलत पूछा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। फिर रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, आचार्य की कोटि में आते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के सभी कवि। तो इनके आचार्यता पर भी जो है थोड़ा संदेह उठाया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो ये रीतिकाल के कवियों का आचार्यता पर भी जो है काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। एक क्लास में मैं आपको रीतिबद्ध जो रीतिकाल के काव्यों का आचार्यता किस प्रकार रहा, क्या क्या कथन कहे विद्वानों ने, इससे संबंधित भी क्लास में लेकर के आऊँगी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा किस प्रकार से किस कवि को क्या कहा गया। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है। तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रीति सिद्ध कवियों में बिहारी जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं और रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं। बात करते हैं केशवदास की। केशवदास जो है रीतिबद्ध कवियों में शामिल है, रीतिकाल के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। रीतिबद्ध कवियों में शामिल है केशवदास जी की, ना कि रीति मुक्त काव्य धारा के। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में शामिल है घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और मुख्य तथ्य। केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवियों प्रमुख कवि रहे हैं, अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त डी ही असत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में अलंकार, नायिका भेद के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं, जैसे केशवदास, पद्माकर, मतीराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की। तो भूषण कवि को जो है, जो कि भूषण कवि ने वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, तो इन्हें भूषण की उपाधि देने वाले जो राजा रहे वे सोलंकी राजा रुद्र जी रहे हैं। देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उनकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से वशीभूत किया और भूषण 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक महाराज शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके जो छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है, और यानी कि बहुत सारे आश्रयदाताओं के आश्रय में ये भूषण जी ने अपना जीवन व्यतीत किया। कई राजाओं के आश्रय में रहे, जैसे कि छत्रसाल के आश्रय में भी रहने का जो उल्लेख मिलता है। उन्होंने जो छत्रसाल दशक जो रचना की थी वो जो छत्रसाल जी के आश्रय में रहकर ही उन्होंने लिखा था। फिर शिवराज भूषण की रचना उन्होंने शिवराज भूषण के आश्रय में रह करके रचना लिखी थी। इस प्रकार से कई आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर भूषण जी ने रचनाएं की हैं। तो देख लेते हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ जो है इनके 6 ग्रंथों में उपलब्ध है।
बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं वही प्रश्न संख्या 21। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था शिवराज भूषण के रचयिता कवि जो है भूषण जी है, जिन्होंने शिवराज जी के आश्रय में रह करके शिवराज की जो वीरता का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। शिवराज भूषण उसमें शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार भी भूषण जी है। उसके बाद देख लेते हैं रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी है। तो रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसने वीर रस में कविताएं लिखी है? वो है भूषण जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस के काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो अभी हमने पढ़ा है भूषण जी के संबंध में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें पहले शिवाजी थे और दूसरे कौन से थे? अभी हमने पढ़ा था छत्रसाल दशक और शिवाजी जो है भूषण जी इन 2 राजाओं के आश्रय में रह करके इन्होंने इनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए रचनाएं की है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 1 सेकंड भाई। अगले प्रश्न में पूछा गया है भाई भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है? तो भूषण रीतिकाल के जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। उसके बाद भूषण का वास्तविक नाम आप सभी को पता है रस बिहारी जो है घनश्याम जो है भूषण का वास्तविक नाम है। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम जी रहे हैं। कई बार हमने पहले भी पढ़ा है घनश्याम भूषण का वास्तविक नाम है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 28। कभी पता नहीं माइंड कहाँ चला जाता है किस प्रकार, जब जल्दी बोलते हैं तो कहीं कुछ सोच और कुछ रहे होते हैं तो निकल मुंह से कुछ जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। महाकवि भूषण की जो रचना है वो है छत्रसाल दशक। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन किया गया है? तो शिवराज भूषण में जो है अलंकारों का जो है विवेचन किया जाता है। उसके बाद बात करें देख लेते हैं शिवराज भूषण के आचार्यता को सिद्ध करने वाला एक अलंकार संबंधी ग्रंथ माना जाता है और एक सुसंबंध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमि का भाग है और इसके प्रारंभ में गणेश, सती और सूर्य की वंदना है। पूछ लिया जाए अगर कि भूषण की किस रचना में जो प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की जो वंदना हमें देखने को मिलती है वो है शिवराज भूषण। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहे में अलंकारों में लक्षण दिए गए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पा और दोहे में उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण के 105 अलंकार दिए गए हैं। कई बार पूछा जाता है शिवराज भूषण में कितने अलंकार दिए गए हैं, कितने अलंकारों को शामिल किया है भूषण कवि ने? तो 105 अलंकार है शिवराज भूषण के अंतर्गत। और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण भी मिलते हैं। कुछ अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीत, अतिशयोक्ति व आपूर्ति के भेदों की भी जो इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नेक्स्ट पेज पे है, देख लेते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है वो माना जाता है शिवराज भूषण। अभी हमने पढ़ा था इससे संबंधित। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो भूषण कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जो है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है। कई बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को
कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ये जो है पंक्तियाँ उठाई गई है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, गंग कवि का जन्म स्थान बताइए। तो गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो रहा है इटावा। बढ़ते हैं आगे। गंग कवि 1538 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1625 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और रीतिकाल काव्य परंपरा के प्रथम कवि रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम जो है गंगाधर था। अगर ये पूछ लिया जाए गंग कवि का मूल नाम क्या था, गंगाधर। गंग के मुख्य ग्रंथ है गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। ये इनके मुख्य ग्रंथ है, गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। और अन्य बातें भी हम देख लेते हैं इस संबंधित। गंग कवि के जो ब्राह्मण थे वे अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल और मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय कहे जाते हैं। उनकी स्पष्टता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार भी हुए। उन्हें हाथी से कुचलवा दिया गया। यानी कि जहांगीर ने जो है गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया गया था, ये माना जाता है। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने जो है राजा जहांगीर ने जिसे हाथी से कुचलवा दिया था, या किस दरबार के दरबारी कवि को हाथी से कुचलवा दिया गया। तो कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। गंग कवि को भिखारी दास जी इनके विषय में कहा करते हैं कि तुलसी गंग दो भये सुकविन को सरदार। तुलसी गंग दो जो भये कविन में सरदार। कई बार ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो गंग कवि के संबंध में तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 33। तुलसी गंग दो भवे सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये भिखारी दास अभी हमने पढ़ा है। तो देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे काफ़ी अच्छी रिवीजन भी हो जाती है और नए तथ्य भी हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ इस जो है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रश्न लिए गए हैं। तो पूरे प्रैक्टिस सेट को हम जो है इनको धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपकी जैसे हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को बढ़ा ही रही है, साथ ही कंटेंट को भी लेकर के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन बार बार रिवीजन करते हुए तथ्यों को करेंगे, ताकि आपको समझ बेस भी विकसित होती रहे। साथ साथ जो है बार बार तथ्यों की रिवीजन के साथ आप कभी भी जो है प्रश्नों को भूले भी ना। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तो हम तैयारी कर ही रही है, साथ ही भाई एनटीए नेट की परीक्षाओं में भी ये आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे, एनटीए नेट की परीक्षाओं के लिए भी। तो धीरे धीरे जो है हम एनटीए नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार भी कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, रचनाओं को, उनको भी जो उसमें दिए हुए हैं नेट के पाठ्यक्रम में, उनको भी समझेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो नेट का पैटर्न पहले से के अकॉर्डिंग बदल चुका है। एनटीए नेट के यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमारे टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्या पता नए पैटर्न, बदलते हुए पैटर्न के आधार पर भी प्रश्नों को पूछ लिया जाए। तो कोशिश करेंगे हम रचनाओं से संबंधित भी रचनाओं को समझने की, उनकी समीक्षा को समझने की, कथा वस्तु को समझने की, जो उनके अंतर्गत जितनी भी रचनाएं शामिल की गई है तो उनके पात्र वगैरह को देख लेंगे। तो लंबी क्लासेस लेकर के हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में हो कि हम इस प्रकार से भी जो है क्लास को लेकर के आए, तो आप बता सकते हैं। और वीडियो भी आपको लगती है कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा में जो है मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से ही जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है।
तो बढ़ते हैं अपने तथ्य पर। कौन से प्रश्न पर पहुंच चुके थे भाई हम, एक बार से फिर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34। तो नैन नचाई कहीं मुस्काई लल्ला फिर आयो खेलन होरी। तो पद्माकर जी की पंक्ति है ये, पद्माकर से संबंधित। तो देख लेते हैं मुख्य इस पंक्ति से संबंधित और अन्य बातें। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ पद्माकर की है। ये होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जो जन्म है 1880 ईस्वी बांदा में हुआ, जिसके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर के पिता का क्या नाम था? मोहनलाल भट्ट। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जहांगीर जो मिली है। और अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंग तट चले गए थे और उनके जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। इसमें अपनी प्रसिद्ध रचनाएं जो है उन्होंने गंगा लहरी इसी समय के बीच उन्होंने लिखी है। जब गंगा के किनारे तट पर रहने लगे कानपुर के पास, तो वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के 7 से जो बचे हुए 7 वर्ष बिताए और वहीं पर उन्होंने गंगा लहरी रचना लिखी है। कई बार पूछी जाती है गंगा लहरी किसकी रचना है, तो पद्माकर की रचना है। और पद्माकर जो रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवियों में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछ लिया जाए रीतिकाल के अंतिम जो प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं, वे पद्माकर जी ही माने जाते हैं। तो जगद विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठारण रहा है। इसके बाद बात करें आगे, प्रश्न हमारी प्रश्न संख्या 35। अभी हमने पढ़ा था, यही पंक्ति दोबारा पूछ ली गई है। तो आपको पता ही है, नैन नचाई कहीं मुस्काई लल्ला फिर आयो खेलन होरी, पद्माकर जी की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? कानपुर के निकट जो गंगा के किनारे 7 वर्ष जो शेष जीवन के जो अंतिम 7 वर्ष व्यतीत किए, वहीं पर उन्होंने जो है गंगा लहरी की रचना की है। तो देख लेते हैं कि इन्होंने पद्माकर जी ने, देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। वही कहाँ निशान लगा दिया मैंने, ऑप्शन हमारा बी होगा पद्माकर, ये बाय मिस्टेक हो गया भाई। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न तथ्य इससे संबंधित। पद्माकर द्वारा रचित मौलिक ग्रंथ जो है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माभरण, जगद विनोद। जगद विनोद कई बार पूछा जाता है भाई, वे इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली जो है एक वीर गाथात्मक रचना मानी जाती है। वीर रस से भरी रचना कौन सी है पद्माकर की? वो हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। और फिर पद्माभरण, जगद विनोद और प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, फिर है प्रताप शाही विरुद्धावली, कली 25 आदि जो इनकी रचनाएं है। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। और मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगद विनोद इनके रीति ग्रंथ हैं। इनके मौलिक ग्रंथों में शामिल है पद्माभरण और जगद विनोद। और इन्होंने जो है हितोपदेश और रामायण आदि का भी इन्होंने जो संस्कृत में अनुवाद किया, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार भी जो है पद्माकर जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 42, जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास निम्नलिखित में से देव कवि की रचना है। अष्टयाम के रचना किन्होंने की? अष्टयाम रचना भी देव कवि की है। उसके बाद बात करें रीतिबद्ध कवि देव है, तो रीतिबद्ध कवि देव किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो रीतिबद्ध कवि देव एक प्रकार से रसवादी कवि माने जाते हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसके अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतीराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों ने जो इनकी कड़ी की है। और देव कवि की एक बात और है भाई, आगे प्रश्न में वैसे हमें देखने को मिल जाए, लेकिन मैं बता देती हूँ। तो देव कवि ने जो है संचारी भावों की संख्या जो है 34 बताई है। वैसे संचारी जो भावों की संख्या होती है, संचारी भाव हमारे कितने होते हैं? वे 33 होते हैं।
लेकिन देव कवि ने छल नामक संचारी भाव और जोड़ करके इनकी संख्या 34 बता दी है। वैसे विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया, नहीं माना कि संचारी भाव 34 होते हैं। छल नाम का भी कोई संचारी भाव है, लेकिन देव के अनुसार अगर संचारी भावों की संख्या पूछ ली जाए तो 34 है, अन्यथा 33 है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देव किस प्रकार के कवि है? तो अभी हमने देखा था, तो देव एक रसवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 46। भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार उक्त, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो भूली कहत नव रस सुकवि सकल जो है मूल सिंगार, यह उक्ति जो है देव कवि की है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है देख लेते हैं। फिर वही पंक्ति एक बार से फिर बोल देते हैं हम। बोली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, क्योंकि अगर बार बार हम तथ्यों की रिवीजन करते हैं किसी भी चीज़ की तो हमें जो है जल्दी याद हो जाती है। यह उक्ति आचार्य देव कवि की है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावनात्मक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता से और तीव्रता के साथ किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 लगभग आज की क्लास में हम 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो देख लेते हैं भाई। ये हलाल मत बरे सवेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत तिही चितवत एक बार। जो ये पंक्ति है ये किस कवि की है? ये जो है रसलीन की पंक्ति है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम ये हलाल मत बरे सवेत श्याम रतनार, ये जो पंक्ति है किसकी है? तो रसलीन जी की है। और देख लेते हैं इससे संबंधित मुख्य बातें। उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में शामिल है। इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव में बिलग्राम में हुआ माना जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हम देख लेते हैं। रसलीन से संबंधित इनका नाम, जो मूल नाम कई बार पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है भाई। रसलीन का पूरा नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? रसलीन इनको उपाधि मिली, उपनाम है इनका रसलीन। लेकिन इनका अगर वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो मीर गुलाम नबी। और एक लेखक और हुए हैं, वे हुए हैं रसनिधि। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रसनिधि का जो है वास्तविक नाम क्या रहा है। कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ भाई। पढ़ते हैं आगे। रसलीन से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वे संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, अपभ्रंश और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के विद्वान भी रहे हैं। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ दिया था। उस युग के प्रसिद्ध जो बेलीग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं। मोहम्मद बेलीग्राम जो कवि हुए हैं वे रसलीन जी के संबंध में उनके बारे में लिखते हैं। मीर गुलाम नबी हो तो सकल गुणन को धाम, बहुरी धरियो रसलीन निज कविताई को नाम। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 प्रश्नों को ही आज की क्लास में हम करेंगे भाई, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे हमारे रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित होंगे। रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंधित जो प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोनों काव्यधाराओं से संबंधित प्रश्नों को देख लेंगे रीतिकाल के, फिर संपूर्ण रीतिकाल से संबंधित हम प्रश्नों को कर लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे आगे आधुनिक काल की तरफ। इसी प्रकार से संपूर्ण हिंदी की जो PYQ है हम जो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, बार बार रिवीजन करते हुए। तो परीक्षा तक हमारी इसी तरह तैयारी चलती रहेगी। हर रोज़ जो है 3:15 बजे तो हमारी क्लास होती है।
दिन में, और कभी कभी मैं जो है 2 क्लास भी लेने की कोशिश कर लेती हूँ। रात को 9 बजे भी कई बार क्लास आपके जो है डाल देती हूँ, ताकि आपका अधिक से अधिक जो है रिवीजन होती रहे। हिंदी साहित्य से संबंधित जो जिस भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए आपको मदद मिलती रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 48। मतीराम की भाषा है। मतीराम की भाषा क्या है? तो मतीराम की भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा मानी जाती है। मतीराम पूरे के पूरे रीतिकाल के अंतर्गत जो है ब्रज भाषाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। वैसे तो देख लेते हैं, ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। एक सेकंड भाई, तो देख लेते हैं भाई, पूरे के पूरे ब्रज भाषा जो रीतिकाल में हमें जो ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं देखने को मिलती है, पूरे के पूरे रीतिकाल में ब्रज भाषा का आधिपत्य रहा है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित भी और अन्य तथ्य। ब्रज भाषा में साहित्य के विशाल और समृद्ध परंपरा रही है, और हिंदी के अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्यिक ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के साहित्य भाषा रही है, और मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। इस प्रकार से लगभग 50% यानी कि 48% को हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह संपूर्ण हिंदी की तैयारी को हम रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा को आगे बढ़ाते हुए अगली नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ साथ जो है हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करते हुए चलेंगे। DSSB की जो जितने भी पिछले सालों में प्रश्न पत्र है जो TGT और PGT में पूछे गए हैं, सभी को करने की कोशिश करेंगे। NTA नेट में पूछे गए प्रश्नों को भी हम जो है करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जो है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको भी हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए चल रहे हैं। विद सॉल्यूशन की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें एक प्रश्न के साथ जो है आपको अन्य तथ्य भी देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे फैक्ट मैंने एक प्रश्न के साथ इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि आपकी संपूर्ण हिंदी की जो तैयारी है वो एक स्थान पर इकट्ठी हो जाए, और बिल्कुल बार बार तथ्यों की रिवीजन के साथ जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो संग्रह हम बना रहे हैं वो लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हमने तैयार की है। तो उसमें लगभग 600 प्लस प्रश्नों को हम कर चुके हैं। धीरे धीरे परीक्षा तक सभी प्रश्नों को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई फिर मैं एक बार से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।